हेलो स्टूडेंट्स, विदुल ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और सर्वप्रथम आप सभी को आज राष्ट्रीय हिंदी दिवस पखवाड़ा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो हमें पता ही है कि भी 14 सितंबर से 29 सितंबर तक हिंदी दिवस को पखवाड़ा के रूप में मनाया जाता है, जैसा कि हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था। अब जो इसी सिलसिलेवार से में हमारी कक्षा होगी, वो आज कक्षा होगी वर्ण विचार पर। वर्ण विचार पर होगी, लेकिन उससे पहले हम कुछ जान लेते हैं वर्ण विचार के बारे में। अब जो वर्ण है वो भाषा की सबसे लघुतम इकाई है। भाषा की जो सबसे लघुतम इकाई है वो वर्ण है, लेकिन इसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं या किसी प्रकार से प्रश्न है जो वो पूछ लेता है। तो अभी हम चलते हैं वर्ण के बारे में। वर्ण मतलब स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन मिलकर किसका निर्माण करते हैं? वर्ण का। लेकिन वर्ण से भी जो छोटी, सबसे छोटी इकाई पूछ लेता है कि भाषा की सबसे लघुतम इकाई वो है ध्वनि। ध्वनि मतलब फुसफुसाहट, जो हम बोलने का प्रयास करते हैं। बोलने से पहले जो हम एक हल्की सी फुसफुसाहट करते हैं उसे ध्वनि कहा जाता है। और जो ध्वनि शुद्ध रूप में मिल जाती है तो उसे क्या कहते हैं? वर्ण। वर्ण, स्वर और व्यंजन। तो स्वर, तो हम एक बार भाषा की पूर्ण इकाई देख लेते हैं। ध्वनि वर्ण, वर्ण से आगे आता है शब्द, शब्द से आगे आता है पद, और पद से आगे आता है वाक्य। अब ये पूरे का पूरा भाषा का क्रम है, ध्वनि, वर्ण, शब्द, पद, वाक्य। तो आज हम करने वाले हैं स्वर। तो स्वर में हम यहां सबसे पहले परिभाषा स्वर की, कि स्वर होते क्या है? ऐसी ध्वनियां जो हमारे फेफड़ों से आरंभ होकर बिना किसी बाधा के मुख विवर से बाहर आ जाती हैं, उन्हें हम स्वर कहते हैं। या दूसरा जो हम लेते हैं, दूसरा जो स्वर की परिभाषा होती है कि जो अन्य किसी की सहायता से ना बोले जाते हो, उन्हें हम स्वर कहते हैं। अब देखिए, जो स्वर है, स्वरों की संख्या कहीं 10 मिलेगी, कहीं 11 मिलेगी, कहीं 13 मिलेगी। अब हम इनको डिफाइन कर लेते हैं कि स्वरों की संख्या 10 कैसे होती है, 11 कैसे होती है और 13 कैसे होती है। देखिए, जो स्वर है ए, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ, अंग है और एन। तो ये हमारी जो संख्या है, तो ये 13 हो गई। अब कई जगह देखा होगा कि आपने 10 भी मिलती है, 11 मिलती है, 13 भी मिलती है। तो उसके प्रश्न पूछने का तरीका हो जाता है कि ये स्वरों की संख्या 10 और 13 कैसे होती है। जब कभी वो पूछता है कि उच्चारण के आधार पर स्वर, तो उच्चारण के आधार पर हमारा जो री है उसको नहीं जोड़ते, और जो ये दो अंतिम है हमारे अयोग्य वाहक, इनको हम नहीं जोड़ते। कई बार परीक्षा में भी पूछा जा चुका है कि हिंदी में इन दो स्वरों को क्या कहा जाता है? अयोग्य वाहक। तो उच्चारण के आधार पर जो हमारे स्वर होते हैं उनकी संख्या 10 हो जाती है। और कई बार यहां पर शुद्ध स्वर भी पूछ लेता है कि शुद्ध स्वरों की संख्या बताइए। कि जो एक री है वो एक व्यंजन से मिलकर बनती है, इसलिए जो री है, री को हम शुद्ध स्वर नहीं मानते।
तो यह शुद्ध स्वरों की संख्या 10 हो जाती है। और सीधा प्रश्न पूछता है कि स्वरों की संख्या, तो स्वरों की जो संख्या है अयोग वाहक को छोड़ देते हैं तो फिर ये 11 हो जाती है। या फिर पूछ लेता है लेखन के आधार पर या कुल स्वरों की संख्या बताइए, तो फिर ये कितने हो जाते हैं? 13 हो जाते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब इससे आगे हम चलते हैं, इससे आगे हम इनका उच्चारण के आधार पर वर्गीकरण कर देते हैं स्वरों का। तो स्वरों का जब वर्गीकरण होगा तो हम री को नहीं लेंगे। जब भी पूछता है कि उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कीजिए, तो हम स्वरों में री को और अंतिम दो अयोग वाहक हैं उनको नहीं लेंगे। अब वर्गीकरण की बात आती है, क्लासिफिकेशन की, कि कैसे क्लासिफिकेशन किया जाए स्वरों का। जो स्वरों का क्लासिफिकेशन है या वर्गीकरण है वो किस प्रकार से किया जाए। तो सबसे पहले हम जो इनका करने वाले हैं, जो वर्गीकरण करते हैं, वो सबसे पहले करते हैं मात्रा या श्वास के आधार पर या समय के आधार पर, या समय के आधार पर हम इसको कर सकते हैं। समय के आधार पर वर्गीकरण हमें करना है। तो देखिए, जब हम इनका वर्गीकरण करते हैं तो इनको 3 भागों में बांटते हैं समय के आधार पर। और ये देखिए, जो हमारे सबसे पहले होते हैं ह्रस्व स्वर, और ह्रस्व स्वर को हम लघु मात्रिक स्वर भी बोलते हैं। और दूसरे जो है हमारे, वो होते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर को हम गुरु मात्रिक स्वर बोलते हैं। अब देखिए, अंतिम होता है हमारा प्लुत स्वर। प्लुत स्वर वैसे संस्कृत में था, लेकिन हिंदी में भी हम इसको मात्रा के आधार पर जोड़ लेते हैं समय के आधार पर। तो देखिए, जो ह्रस्व स्वर है उसकी जो परिभाषा है, वो परिभाषा है कि ऐसे स्वर जिनको बोलते समय बहुत ही कम समय लगे उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। और ह्रस्व स्वर से 2 गुना ज्यादा समय लगे उसे हम कहते हैं दीर्घ स्वर। और दीर्घ स्वर से 3 गुना ज्यादा समय लगे उन्हें हम क्या कहते हैं? प्लुत स्वर। तो देखिए, जो हमारे ए है, ई है और ऊ है, ये हमारे ह्रस्व स्वर हैं। और जो बाकी बचते हैं तो वो सारे के सारे हमारे दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। तो कुछ बच्चों के मन में एक प्रश्न आता है कि जो ये ए है, इसको हमने लघु स्वर में क्यों नहीं लिया? तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूं, जो ए है वो 2 स्वरों से मिलकर बना हुआ है, इसलिए हम इसे किस में लेते हैं? दीर्घ स्वर में। फिर जो हमारी बात आती है, हमारी जो बात है प्लुत स्वर की, प्लुत स्वर में मैं थोड़ा ऊपर लिख रहा हूं, मैं 2 प्रकार से ओम लिख देता हूं। तो इनमें अंतर क्या है? इनमें अंतर कोई ज्यादा नहीं है, दोनों ही ठीक है, गलत कोई भी नहीं है। बस जो आपको ये बीच में दिखाई दे रहा है, ये देवनागरी जो लिपि है उसका 3 है भाई। ये
ये देवनागरी लिपि का 3 है, इसका मतलब है कि इसका हम उच्चारण जब करेंगे ओम का तो 3 बार उच्चारण करेंगे, इसलिए ये हमारा प्लुत स्वर होगा। जो ऊपर वाला जो हमारा ओम है वो हमारा दीर्घ स्वर होगा। तो उसके बाद देखिए ये हमारा वर्गीकरण हुआ अब समय के आधार पर। तो उसी कड़ी में हम आगे चलते हैं। अब कई बार परीक्षा में पूछ लेता है कि मात्राओं की गणना कीजिए, तो हम मात्राओं की गणना किस प्रकार से करते हैं उसके बारे में भी थोड़ा सा हम विचार विमर्श कर लेते हैं। तब एक बार परीक्षा में एक बार प्रश्न पूछा गया कि नंदनवन में मात्राओं की संख्या बताइए। वैसे मात्राओं की संख्या 6 है, इसमें किसी ने 5 कहा, किसी ने 2 कहा, किसी ने 1 कहा। तो इसकी मात्राओं की गणना हम किस प्रकार से करते हैं? तो मैं पहले भी बताया है कि इन्हें लघु मात्रा और दीर्घ मात्रा में विभाजित किया गया है। तो जो हमारी लघु मात्राएं हैं ए, ई, उ और री को भी मात्रा में हम ले लेते हैं, और जो दीर्घ मात्राएं हैं हमारी आ, ई, ए, आई, ओ, औ, ये हमारी दीर्घ मात्राएं हैं। और जो हमारे अयोग्य वाहक मैंने पहले भी बताया था आपको, अयोग्य वाहक जो हैं हमारे, इसे हम जो बोलते हैं अनुस्वार, और जो ये बाद में होता है इसे हम विसर्ग कहते हैं। तो इनको भी हम दीर्घ मात्रा में लेते हैं। तो लघु की जो मात्राएं होती हैं वो 1 होती है, और जो दीर्घ की मात्रा होती है वो 2 होती है। तो इसको हम एक आसान से तरीके से समझते हैं कि इनको कैसे लिखा जाए, कैसे परिभाषित किया जाए। जैसे यहां पर देखिए इसके नीचे हलंत लग जाता है, तो हलंत का मतलब है कि ये अर्ध व्यंजन है, यानी स्वर रहित है। तो जब स्वर इसके साथ आएगा तो ये हो जाएगा। कै का मेरा मतलब है कि मैं कै का नमूने से बता रहा हूं, कै, ख, घ, जो है कुछ भी हो सकता है। जैसे इसको हम लिखेंगे कै, की, कु, क्री, और ऐसे ही हम इनको लिखते हैं का, की, के, कई, को, कौ, कम अनुस्वार में और क विसर्ग में। तो आप कह की जगह ख, ख, झ जो भी आपको कुछ भी दिया जा सकता है, सिर्फ ये समझाने के लिए मैंने इधर लिखा है। तो अब हम इसमें चलते हैं। सबसे पहले हम न को लेते हैं। न के ऊपर जो लगा हुआ है अनुस्वार, तो अनुस्वार में देखिए अनुस्वार की मात्राएं कितनी होती हैं? 2। और जो द है वो मेल खा रहा है कैसे, और फिर न है वो मेल खा रहा है ऐसे ही, और वह है वो भी एक मात्रिक है, और न है वो भी हमारा एक मात्रिक है। तो इनको हम टोटल करते हैं कुल मिला के, तो ये की मात्राओं की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। और जो हिंदी में जिसके नीचे हलंत लगता है या आधा होता है, स्वर रहित होता है, तो उसकी मात्राओं की संख्या 0 ली जाती है, 0 ली जाती है, उसकी मात्रा 0 ली जाती है। तो इस प्रकार से आप कोई भी शब्द आए या कोई इसका ज्यादातर हम जो देखते हैं, तो वो उसका जो हमें अनुमान लगाना है कि मात्राओं की गणना कैसे कर सकते हैं, तो हम ऐसे करते हैं। और छंद में भी कुछ ऐसा ही होता है। जैसे छंद में 4 चरण होते हैं, समचरण, विषमचरण। तो पहले चरण में अगर 13 मात्रा आ जाए, 11 मात्रा आ जाए,
तो दो हाथ और उठा वो आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं, बदल जाते हैं, तो वहां भी आपको ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, आपके सहयोग करेगा मात्राओं की गणना करने के लिए। तो इससे आगे हमने इनको अच्छे से किया। या अब उससे आगे हम चलते हैं कि अब वर्गीकरण का ही दौर शुरू हुआ है, तो अब हम देखते हैं जीवा के आधार पर स्वर। अब जीवा के आधार पर जो स्वर हैं वो किस प्रकार से हम वर्गीकृत किया जा सकता है, उनको वर्गीकरण कैसे किया जा सकता है। तो अब जो स्वर हैं जीवा के आधार पर, जीवा के आधार पर जो स्वर हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। जीवा के आधार पर, जीवा के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। पहले जो होते हैं जिसको हम कहते हैं अगर स्वर, और जो दूसरा होता है उसे कहा जाता है मध्य स्वर, और जो तीसरा जो हमारा होता है उसे हम कहते हैं पश्च स्वर। अब देखिए इनमें तीनों में क्या अंतर है, क्या भिन्नता है। अब जो हमारा अग्र स्वर है उसको हम कहेंगे कि जिन स्वरों को बोलते समय हमारी जीवा का अगला हिस्सा काम करे उसे हम अग्र स्वर कहते हैं, और जो बीच का हिस्सा काम करे उसे हम मध्य स्वर कहते हैं, और अंत से जो हमारी जीवा का हिस्सा काम करे उसे हम कहते हैं पश्च स्वर। अब सबसे पहले देखिए जब ए को बोलते हैं जब अ को बोला जाता है तो कुछ बच्चे कहते हैं कि ये अगर स्वर है, पश्च स्वर है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो ए हमारा जो स्वर है उसको बोलते समय हमारी जीवा के बीच में गड्ढा हो जाता है, बीच से हमारी जीवा काम करती है। जो ए है वो अकेला जो हमारा है वो हमारा मध्य स्वर है। और अगर स्वर, अब देखिए आ का हम उच्चारण करते हैं तो आ में हमारी जीवा जो मूल है वो पीछे से काम करती है। अब देखिए ई, आगे से हमारी कई जीवा काम करती है, ई ऊ ए आई ओ औ। तो ये हमारे जीवा के आधार पर हम इनका वर्गीकरण कर सकते हैं आसानी से। कई बार परीक्षा में भी पूछा गया है कि अगर स्वर क्या है, मध्य स्वर क्या है और हमारा पश्च स्वर क्या है। फिर उसके बाद ये हमारी स्वरों की बात हुई, उसके बाद हम सीधा चलते हैं जो व्यंजन की तरफ। हमारे व्यंजनों में देखिए अब हमने स्वरों का वर्गीकरण अच्छे से किया, तो उसी प्रकार जो हम अगली कड़ी में करने वाले हैं वो हम व्यंजन का वर्गीकरण करने वाले हैं कि व्यंजन जो है वो किस प्रकार से, कहां से उनका उच्चारण होता है, क्या उसकी स्थिति रहती है, क्या उनका जो स्वरूप है वो हिंदी में, वो हम थोड़ा सा उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो अब देखिए जब हम व्यंजन की बात कर रहे हैं तो व्यंजन की परिभाषा क्या होती है। ऐसे वर्ण, ऐसी ध्वनियां जो हमारे फेफड़ों से आरंभ होकर मुख विवर में बाधित होकर बाहर निकलती हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। यानी जो निर्बाधित होकर बिना बाधा के बाहर आएंगी वो स्वर हैं, और जो बाधा के साथ आए वो हमारे व्यंजन है। और जो दूसरी परिभाषा जो है इनकी, वो परिभाषा है कि जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। अब इनको हम वर्ग में हमें बांटा है। सबसे पहले जो हमारे जो है वो है हमारा क वर्ग, दूसरा जो है हमारा च वर्ग, और तीसरा जो हमारा है वो है हमारा ट वर्ग, और चौथा जो है हमारा त वर्ग, और अंतिम जो है हमारा वो है प वर्ग। अब प्रत्येक वर्ण में संख्या 5 होती है। अब देखिए कै, ख, इनके नीचे हलंत है, कै ख, घ घ ए, च छ
झ झ ऐ, ट ठ ढ ढ न, प फ भ भ म। अब देखिए सॉरी तय वर्ग में हम लिख रहे थे, सॉरी गलत हो गया। त थ ध ध न, सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया। अब हम प वर्ग में लिखते हैं प फ भ भ म। तो ये हमारे 5 वर्ग हैं। अब इन वर्गों में देखिए इनका उच्चारण स्थान होता है और उसके बाद इसके आगे जो हमारे होते हैं अंतस्थ जो व्यंजन होते हैं, अंतस्थ व्यंजन जिनको हम बोलने से अंदर यानी फेफड़ों से आवाज आती है, तो वो है हमारे य रे ल व। और उसके बाद हमारे आते हैं उष्मीय व्यंजन जिनको बोलते समय मुख से उष्मा निकल जाती है। वो जो है हमारे स स स और ह। और उसके बाद है हमारे संयुक्त व्यंजन। पिछली बार एचटेट में पूछा गया था संयुक्त व्यंजन जो है हमारे अक्षय त्रय अज्ञे और स्र। जो हमारा अक्षय है क जमा में श और त जमा में र, और उसके बाद जो है ज जमा में ऐ और स जमा में र। तो कई बार वो सीधा प्रश्न पूछ लेता है कि जो संयुक्त व्यंजन है उनको किस प्रकार से तोड़ा जाता है या किस प्रकार से लिखा जाता है, वो किस किस के मेल से बने हुए हैं। तो देखिए जो हमारे सबसे पहले हम इनका जो वर्गीकरण है या इनका उच्चारण स्थान सबसे महत्वपूर्ण आता है परीक्षा में कि उच्चारण स्थान बताइए। तो इनका जो उच्चारण स्थान है, जो क वर्ग का उच्चारण है वो है कंठ और च वर्ग का है जो है तालु और ट वर्ग का जो है मूर्धा दंत और इनका जो है वो है ओष्ठ। तो इस प्रकार से इनका उच्चारण स्थान होता है कि क वर्ग में बताइए कि क वर्ग का उच्चारण स्थान बताइए। तो जो क वर्ग का उच्चारण स्थान होगा वो कंठ से होगा, च वर्ग का तालु से होगा। लेकिन जो हमारे अंतस्थ व्यंजन है, उष्मीय व्यंजन है या संयुक्त व्यंजन है, उनको याद करने के लिए गए छोटी छोटी कुछ तरीके अपनाए गए हैं कि जैसे उनको याद किया जा सके। अब मैं सबसे ऊपर देखिए जो क वर्ग है उसमें से मैं क को ले लेता हूं और इसके साथ कुछ स्वरों का भी जो उच्चारण स्थान है वो कंठ से है ए, और जो हमारा उष्मीय व्यंजन है उसका उच्चारण स्थान भी कैसे है। इसलिए मैं यहां लिख देता हूं कि जो हमारा ए आ और क वर्ग पूरा और है उनका उच्चारण स्थान कंठ से होता है। तो इसलिए मैंने इन दोनों में से ले लिया, ए ले लिया और क वर्ग में से मैंने क ले लिया और है ले लिया। जो अकह शब्द है या अकह शब्द है उसको हम तोड़ते हैं तो उन सब का जो उच्चारण स्थान है वो कहां से होगा, कंठ से होगा। तो इसी प्रकार देख लीजिए। उसके बाद मैं च वर्ग को लेता हूं। च वर्ग में देखिए ई और य और स
सभी जितने भी हमारे उसमें व्यंजन हैं, सभी का उच्चारण स्थान अलग अलग स्थान से है। तो इसी प्रकार इसको भी मैं ले लेता हूं, ई और च वर्ग में से च ले लेता हूं, और इसके साथ एक य भी होता है अंतस्थ व्यंजन, और य और स, इचियस। जो इचियस शब्द है उसका उच्चारण स्थान कहां से होगा? तालु से होगा। वैसे ही ट वर्ग का मूर्धा से होता है, तो कई बार री का भी स्थान पूछ लेता है कि री का उच्चारण स्थान बताइए। जो री है, ट वर्ग है और आपका स है, इनका उच्चारण स्थान भी किससे होता है? इनका उच्चारण स्थान आपका मूर्धा से होता है। इसलिए मैं लिख देता हूं रीटेश। रीटस जो है एक ऐसा शब्द है जिसका उच्चारण स्थान कहां से होगा? मूर्धा से। और इसी के साथ जैसे त, र, ल, स, इसको सीधा ही लिख देते हैं तरसल। जो तरसल जो शब्द है उसका उच्चारण स्थान कहां से होगा? दंत से। और इसके साथ देखिए जो उ और प, इन दोनों का ही, प का मतलब प वर्ग यानी उप जो शब्द है उसका उच्चारण स्थान कहां से होगा? उसका उच्चारण स्थान आपका ओष से होगा। और जो हमारा दो व्यंजन बच जाते हैं, ए, आई, ओ, औ, इन दोनों का उच्चारण स्थान दो जगह से होता है। अब देखिए इनके साथ मैं लिख देता हूं, कंठ तो है ही, तो इनके साथ ओष्ठ और लिख दूं, और इनके साथ तालु। यानी ये कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि इनका उच्चारण स्थान बताइए। तो इनका उच्चारण है कंठ तालु से, और इनका ओ का जो उच्चारण स्थान है वो हमारा किससे है? वो हमारा उच्चारण स्थान है कंठ जमा में ओष्ठ, कंठोष्ठ जिसको हम बोलते हैं। तो उसके बाद देखिए, ये तो हमारा एक समझाने का तरीका था या कुछ था, इस प्रकार से हम इनको याद कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद कुछ चीजें रह जाती हैं कि भाई जो परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। तो हमारी देखिए सघोष और अघोष, अलग प्राण और आपका महाप्राण। अब हम सबसे पहले प्राण को लेते हैं। प्राण का मतलब होता है वायु। प्राण का मतलब होता है वायु। तो वो पूछ लेता है कि अल्प प्राण की परिभाषा, अल्प मतलब कम, जिनको बोलते समय, जिन वर्णों को बोलते समय हवा कम निकले उन्हें हम कहते हैं अल्प प्राण, और अधिक निकले तो उन्हें हम कहते हैं महाप्राण। वैसे ही घोष, घोष का मतलब होता है कंपन। अघोष कंपन ना हो, और सघोष या घोष जिसमें कंपन पैदा हो उसे हम सघोष कहते हैं। तो देखिए जो अल्प प्राण है, अल्प प्राण के आगे मैं लिख देता हूं 1, 3, 5, और महाप्राण के आगे लिख देता हूं 2, 4, और वैसे ही सघोष के आगे लिख देता हूं 3, 4, 5, और अघोष के आगे 1, 2। तो इसका मतलब क्या है कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, ये जो है आपके अल्प प्राण है, और जो दूसरा और चौथा जो आपका रहता है सम, वो आपका महाप्राण है। और उसी के साथ सघोष और अघोष यानी तीसरा, चौथा, पांचवा, ये आपका सघोष है। और जो पहले दो हैं प्रत्येक वर्ग के, जितने भी पांचों वर्ग हैं उनके जो जितने भी हैं
ये आपके अघोष हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि मैं किसी को भी उठा के पूछ लेता हूं, मैंने पूछ लिया ध का, बताइए कि ये अलप प्राण है, महाप्राण है, सघोष है या अघोष है। तो आपको देखना है कि इसकी संख्या क्या है, 1 2 3। तो 3 पे जो संख्या है वो अलप प्राण है, और उसके बाद देखिए जो हमारा 3 पर है वो क्या है, हमारा सघोष है। इस प्रकार के जो द है हमारा, वो हमारा अलप प्राण है, और अलप प्राण के साथ आपका जो है वो सघोष है। इस प्रकार से आप सभी को डिफाइन कर सकते हो। किसी का भी पूछा जाए आपसे, आप तुरंत बता सकते हो कि ये हमारा सघोष है या अघोष है। कई बार पूछा जाता है कि परीक्षा में पिछली बार पूछा गया था कि जो हमारे स्वर हैं वो बताइए कि सघोष हैं या अघोष। जो हमारे स्वर हैं पूरे के पूरे वो हमारे सघोष हैं या घोष कह सकते हो, क्योंकि उनके बोलते समय कंपन अधिक पैदा होती है। और उसी के साथ हमने कुछ चीजें और छोड़ दी हैं। प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण, यानी पंचम मतलब अंतिम वर्ण, वो नासिकीय व्यंजन कहा जाता है। यानी जिसको बोलते समय नाक से हवा निकलती है, प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण, यानी जो अंतिम वर्ण है वो प्रत्येक वर्ग का हमारा जो है वो हमारा नासिकीय व्यंजन है। फिर हमारे कुछ चीजें हमारी रहती हैं कि देखिए जो हमारे द्विगुणी व्यंजन है, द्विगुणी जो व्यंजन है ढ और ढ, इन दोनों को हम द्विगुणी व्यंजन कहते हैं। क्यों कहते हैं द्विगुणी व्यंजन? ये किसी शब्द के आरंभ में, अगर ये किसी शब्द के आरंभ होता है इनसे, तो इनके नीचे जो ये बिंदी है इसको बोलते हैं नुक्ता बिंदु। नुक्ता बिंदु नहीं लगता, अगर बीच में और बाद में आते हैं तो इनके नीचे क्या लग जाता है आपका नुक्ता बिंदु। और इसके साथ ही इनका एक और दूसरा नाम है, इनको हम उत्सिप्त व्यंजन भी हम इनको कहा जाता है, क्योंकि ये संस्कृत में नहीं थे। कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी ध्वनियां या वर्ण या व्यंजन हिंदी में संस्कृत में नहीं थे, हिंदी ने निर्मित किए हैं। तो ये जो है हमारे ये दो हैं द्विगुणी व्यंजन, ये हमारे उत्सिप्त व्यंजन है। और फिर उसके बाद जो हमारा आता है र और ल। र और ल, र को हम कहते हैं लुंठित व्यंजन, और जो ल है वो हमारा है पार्श्विक व्यंजन। अब इसको देखिए, लुंठित व्यंजन की परिभाषा, र को हम साथ में प्रकंपित व्यंजन भी बोलते हैं, हम इसको प्रकंपित व्यंजन भी बोलते हैं। जो लुंठित व्यंजन की परिभाषा है, ऐसे स्वर जिनको बोलते समय पहले हमारी जीवा दंतमूल से फिर जाके मसूड़े से टकराए, उसे हम लुंठित व्यंजन कहते हैं। फिर उसके बाद ल है जो हमारा पार्श्विक व्यंजन है, और पार्श्विक व्यंजन की परिभाषा जो है वो होती है कि जिनको बोलते समय हमारी जीवा कुंडलीदार हो जाए, उसे हम कहते हैं पार्श्विक व्यंजन। और जो हमारा य और व है, इनको हम बोलते हैं अर्ध व्यंजन। अर्ध व्यंजन ये कई बार परीक्षा में एस्टेट में भी आ चुका है, उत्तर प्रदेश में के जो यूपी टेट है या केवीएस है, उनकी परीक्षा में बहुत बार पूछा जा चुका है कि जो य और व है, जो अर्ध व्यंजन है, इनमें से कौन सा है। तो वो उसके पूछने का तरीका हो सकता है, लेकिन जो हमारा य और व है वो हमारे अर्ध व्यंजन है। तो ये इस प्रकार से तो हमारे इनका वर्गीकरण होता है, इनको किस नाम से जाना जाता है ये हमने इसमें जाना। अब इसके बाद ही एक छोटा सा और रहता है कि हिंदी का शब्दकोश कैसा हो। हिंदी में
कैसे लिखा जाता है? तो ये हिंदी का जो शब्दकोश होता है, हिंदी के शब्दकोश में सबसे पहले जो लिया जाता है, सबसे पहले मैं बता चुका हूं, अनुस्वार को लिया जाता है, उसके बाद विसर्ग को लिया जाता है, और अनुस्वार और विसर्ग को मैंने पहले भी बताया है अयोग्य वाहक, हम इनको अयोग्य वाहक कहते हैं। अब देखिए मैं एक नमूना बता देता हूं कि कैसे शब्दकोश में हमेशा इनको लगाया जाता है। जैसे कै को हम ले लेते हैं, ये कै की स्थिति पहले नंबर पर रहेगी, ये दूसरे नंबर पर। कै, का, की, कु, क्री, के, कई, को, कौ। तो ये हमारी इस प्रकार से शब्दकोश का क्रम रहेगा। इसी के साथ हम इस कक्षा का समापन करते हैं, और तो हमारे साथ एचटेट की ऐसी ही वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ विदुल ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म के साथ। थैंक यू।